बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अम, आप लोगों को आज स्टार्ट करें लेक्चर। तो पहली चीज तो जो एंटीबायोटिक के हवाले से डिस्कस करनी है वो ये है कि ये वो ग्रुप है ड्रग्स का जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ या कोई भी जो डिस्ट्रॉइंग सेल है उसके खिलाफ काम करती है। ठीक है, यानी बेसिकली दीज ड्रग्स एक्ट अगेंस्ट living cells. Those living cells could be microorganisms or they could be cancer cells. ठीक है, तो आप इसी वजह से अगर आप देखो तो जो आपका जो ये पूरा जो यूनिट है कीमोथेरेपी का जो यूनिट है वो हम मतलब आप थेरेपी कर रहे हैं केमिकल्स के थ्रू अगेंस्ट द लिविंग सेल्स, बी इट फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स, कैंसर सेल्स, बैक्टीरिया, व्हाटएवर। ठीक है, एडिशनली सिर्फ इसमें एक वायरसेस हैं जो कि ऐड हुए हुए हैं, जो कि नॉन लिविंग पार्ट सॉर्ट ऑफ समझे जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन चूंकि दे हैव द कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड रिप्रोड्यूस, देयरफॉर दे आर इंक्लूडेड इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लैन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आप जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली हैं कि ये कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मैकेनिज्म है जो कि सेल्स को अपने मतलब क्या कहना चाहिए उसको अपनी प्रोटेक्शन दे पाता है। वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो यू हैव टू ओवरकम दैट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अच्छा, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दो फॉर्म्स में होता है। पहला जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो पहली फॉर्म जो है वो क्या बनेगी आपकी कि एक बाउंड्री होगी जिस बाउंड्री के अंदर आप नहीं घुस सकते। से फॉर एग्जांपल इसको हम कॉमनली एक गेटेड कम्युनिटी की एग्जांपल ले लें, या से फॉर एग्जांपल हम जीएचक्यू ले लें। ठीक है, जनरल हेडक्वार्टर्स है आर्मी का, उसको ले लें तो क्या वो हर किसी के लिए अंदर जाने के लिए खुली है जीएचक्यू? कैन एवरीबॉडी एंटर दी जीएचक्यू? बताइए बेटा। नो मैम। नो। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जीएचक्यू पे लगा हुआ है वो ये कि नोबडी कैन एंटर द जीएचक्यू विदाउट प्रायर परमिशन। ठीक है, उसके लिए गेट मौजूद है, गेट पे सिक्योरिटी मौजूद है, और उस एंट्री को बंद करने के लिए, लॉक करने के लिए आपने मल्टीपल लेयर्स की जो है वो वॉल्स लगा रखी हैं, और उन वॉल्स के थ्रू अगर कोई पास हो सकेगा ओनली देन ही और शी कैन एंटर द जीएचक्यू, अदरवाइज नो। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा एक और मैकेनिज्म ये हो सकता है कि अगर कोई बंदा किसी तरह से स्नीकीली अंदर घुस गया है तो आपका फिर अब क्या काम रह जाता है कि उसको जो मेन एरिया है वहां तक ना पहुंचने दिया जाए, जहां पे बेसिकली जो जीएचक्यू का ब्रेन काम कर रहा है वहां पे वो ना पहुंच सके, उसको वहीं से पहले बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, धक्का मार के और बाहर कर दिया जाए। सो दैट इज अच्छा, अब उसमें क्या है कि वो बंदा चूंकि स्नीकीली अंदर घुसा है तो it has, yeah, that person has attacked the secured area. अब उस अटैक को रेजिस्ट किया जाएगा। ऐसे ही है, आप सामने से अगर आप अटैक करें तो सामने वाला उस पर रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं जो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के दिए हैं ऑर्गेनिजम्स को। पहला क्या है? बैरियर। दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस। सो जो पहला बैरियर जो एंटी, अच्छा मसला क्या है, हमें क्यों अग्रेसिव होना पड़ता है एंटी माइक्रोबियल के साथ? उसकी वजह ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारी बॉडी में घुस के और हमारी जो बॉडी के डिफेंसेस हैं उनको बाईपास करके और फिर वो क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को डिजीज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें भी अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म दिया कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। तो उस प्रोटेक्शन के नतीजे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो हमारा जो लोकल बैरियर है जिसको हम स्किन कहते हैं, या जो हमारी जितने भी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म उसके बावजूद एंटर हो जाता है ब्लड के अंदर तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर इम्यून सिस्टम से बाईपास कर जाए ऑर्गेनिज्म, ज्यादा वल्नरेबल हो और इम्यून सिस्टम को बाईपास कर जाए
तो उसके नतीजे में फिर हमारे पास आता है एक तरीका कि हमें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तो हम एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके नतीजे में फिर हम ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ टारगेट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा जो आपका चैप्टर है जो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, वो ये बताता है कि आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रेजिस्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट है वो रैशनल तरीके से करना चाहिए, सोचे समझे बगैर अंधों की तरह जो है वो बिल्कुल नहीं उसको शुरू कर देना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कोर्स जरूर कंप्लीट करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर 5 दिन का कोर्स है तो वो एंटीबायोटिक का 3 दिन खाने के बाद चौथा और पांचवा दिन अगर आपने ब्रेक कर दिया, छठे सातवें दिन आपने फिर स्टार्ट कर दिया और इसी तरह से ब्रेक कर करके खाते रहे, तो वो सेफ नहीं रहता। उसकी वजह क्या है कि ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट हो जाता है, और खाली आपकी बॉडी में रेजिस्ट नहीं होता, आपकी बॉडी से जो जहां भी फैलेगा वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर जाएगा। ठीक है जी। तो अब चूंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हैं और उनसे होने वाली डिजीजेस भी बहुत ज्यादा हैं, एंटीबायोटिक्स के मुकाबले में इतनी तेजी से मार्केट में नहीं आ रही है, नहीं, तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो ये क्या है कि हम एहतियात से जो है एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें, जरूरत है तो करें, नहीं तो ना करें। और अगर जब करें तो इस बात का ख्याल रखें, वी शुड मेक श्योर कि आपकी डोज में ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डोज में ब्रेक आ गया तो फिर एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगी और ऑफ दी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी एंटीबायोटिक। यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही? क्लियर मैम। ओके। अब हम आ जाते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर। 5 मैकेनिज्म्स हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के थ्रू। पहला जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि सिंथेसिस इनहिबिटर है ये ड्रग, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी बना हुआ अगर स्टेबल स्टेट में ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो ये ड्रग उसको काम नहीं करेगी। क्यों? इसलिए कि इसका काम क्या है, बनती हुई सेल वॉल को इनहिबिट करना। यानी इसका मतलब क्या है कि एक्टिवली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसकी वॉल जो सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बनने के बाद जो फाइनल प्रोटेक्शन आती है वो वॉल सिंथेसिस की आती है, तो ये जो है वो उस वॉल की सिंथेसिस को रोकता है। और उसके नतीजे में आपको मालूम है कि वॉल बनाई ही इसलिए जाती है ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन किया जा सके। वॉल अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली बाहर से कोई भी चीज जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगी और उसकी वजह से सेल की जो इंटेग्रिटी है, जो इंडिविजुअलिटी है, वो खत्म हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी। सो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होती है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, और इस तरह से ये ड्रग जो है वो काम करती है। अब आपको इसके अंदर मालूम है, मतलब पढ़ा होगा, मैडम ने भी आपको बताया होगा कि यूजुअली हमारे पास जो ड्रग्स हैं जो इसमें काम कर रही होती हैं वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं और नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि इस मैकेनिज्म पे काम करती हैं, मल्टीप्लिकेटिंग रैपिडली मल्टीप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करती हैं। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो क्या कहना चाहिए वॉल है वो कुछ इस तरह की है कि आपके पास जो है वो 2 तरह के मतलब बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन टाइप ऑफ सेल वॉल होती है, जिसमें कुछ पेप्टाइड्स होते हैं जिनके क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और उन पेप्टाइड्स को एक दूसरे के साथ बाउंडेड रखने के लिए आपके पास ग्लूकोज मोइटीज होती हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन NAG अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ऑल्टरनेटिवली लगे हुए होते हैं, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ फिर आपके पास 4 मतलब 5 होते हैं या 4 होते हैं, ये एक दफा बुक में देख लेगा। ये आपके पास अमीनो एसिड्स लगे हुए होते हैं लाइन से और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ अटैच होते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है। अब इसमें सीक्वेंस क्या है, एलेनिन, लाइसिन, ग्लूटामेट और अगेन एलेनिन आ जाता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्वियसली बाइलेयर है तो एक तरफ अगर ये सीक्वेंस है तो दूसरी तरफ भी सेम सीक्वेंस है। अच्छा, इनके दरमियान में क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। पहले होता ये है कि जी पहले एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन और म्यूरामिक एसिड की जो है वो स्ट्रेट चेन डलती है और उसके बाद फिर ये जो 4 अमाइनो एसिड्स हैं वो आके इसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी पहले क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनते, लेकिन जब ये इनकॉर्पोरेशन हो चुकी है
तो मेम्ब्रेन की फर्दर स्ट्रेंथ के लिए इनमें आपस में क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं, और वंस दीज क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म, नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द बैक्टीरिया। और यही रीजन है कि आपको इसको सिंथेसिस के टाइम पे ही रोकना है, अदरवाइज बन जाने के बाद बैक्टीरिया के अंदर कोई सी भी एंटीबायोटिक एंटर ही नहीं हो सकेगी। यहाँ तक क्लियर है बात? Okay, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और जो चीज है यहाँ पे, जो मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप, हाँ, यहाँ पे ये चीज देखिए कि ये जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है, जो ये पूरी जो सेल वॉल की सिंथेसिस हो रही है, इसको एक एंजाइम बेसिकली करता है, क्या कहना चाहिए, कैटलाइज करता है इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है जी। और इस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक को, सॉरी, एक मिनट, ये जो इसका जो वो है, क्या कहते हैं, एंजाइम है, इसको हम कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, PBP। अच्छा, नाम से ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें पहले से पता था कि जी इस मतलब एंजाइम को कौन कहता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। लेकिन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसलिए कहा जाता है कि जो वेरी फर्स्ट जो एंटीबायोटिक दरियाफ्त हुई थी, पेनिसिलिन, वो कहाँ जाके बाइंड कर रही है, क्या कर रही है। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया तो पता ये चला कि एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर ये जाके बाइंड करती है, और उसके बाद सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है। तो उस कंपोनेंट को चूंकि वो पेनिसिलिन को बाइंड करता है, इस वजह से इस एंजाइम का नाम जो है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन रख दिया गया। ठीक है जी। अब ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, इसके दो पोर्शंस होते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज एंड ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है जी। जो ट्रांसपेप्टाइडेज है, नाम से जाहिर है क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चेन इलोंगेशन हो रही है, ये ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज करा रहे हैं। यानी यहाँ पे एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दोनों तरफ जो ये लग रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज वाला जो पार्ट है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का, वो करवा रहा है। जो पेप्टाइड के बॉन्ड बनना और साथ में उनकी क्रॉस ब्रिजेस होना, ये काम कौन कराता है, ट्रांसपेप्टाइडेज कराता है। तो दोनों प्रोटीन्स, दोनों पोर्शंस जो हैं वो मिलकर सेल वॉल की सिंथेसिस कराते हैं। अब क्या है कि इसके ऊपर जब पेनिसिलिन आके बाइंड करता है तो ये प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, और इस तरह से हम जो है कह सकते हैं कि ये जो आपकी जो एंटीबायोटिक है वो काम कर रही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इस तरह से ये चेन इलोंगेशन को प्रिवेंट करता है और ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज कराता है। सेकेंड नंबर पे आपके पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल वही टिपिकल सेल मेम्ब्रेन है जो कि ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके भी पोर्शंस जो हैं वो सेम होते हैं। लिपिड बाइलेयर होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के अंदर, जस्ट बीनीथ दैट पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, ये मौजूद होती है। ठीक है जी। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और इसका जो है उसमें, हाँ, दो चीजें हैं जो कि करती हैं काम। यूजुअली ड्रग्स इसमें इस तरह की होती हैं जो कि डिटर्जेंट इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं मेम्ब्रेन को, और इस डिटर्जेंट इफेक्ट के नतीजे में ऑर्गेनिज्म की जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाती है, और उसके डिफेंसेस डाउन हो जाते हैं। अच्छा, उसके, अच्छा, आपको ये बात तो चूंकि पैथोलॉजी में आपको मैंने एक दफा बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है कि अगर चूंकि इट्स पार्ट ऑफ योर इंटरनल एनवायरनमेंट, और सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन में एक भी अनयूजुअल होल बन गया है तो सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो सेम नहीं रहता। ये ह्यूमन सेल्स की बात की थी, बट ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी सेल अल्लाह ताला ने बनाए हैं, सबका जो मैकेनिज्म है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, अगर एक छोटा सा भी पोर्ट होल अगर वहां बन गया है, तो उसका मतलब वही है कि जो ऑर्गेनिज्म की जो 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 इंटेग्रिटी है वो अफेक्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है जी। तो ये क्या करता है कि फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है, ये ड्रग्स जो होती हैं वो उसके ऊपर टारगेट करती हैं, और टारगेट करने के बाद डिटर्जेंट इफेक्ट देती हैं। अब डिटर्जेंट इफेक्ट समझने का आसान तरीन तरीका एक ही है कि पानी लें, पानी में सर्फ डालें, और सर्फ डालने के बाद जोर जोर से उसको हिलाएं, क्या होता है, झाग बन जाता है। अब ये जो झाग बनना है वो क्या कर रहा है, ये जो इफेक्ट है कि जो आपके जो डिटर्जेंट है उसके पार्टिकल्स छोटे हो गए और वो सारे के सारे जो है वो बबल्स में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज बेसिकली द डिटर्जेंट इफेक्ट।
और यही आपकी जो सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनके साथ ये करता है। यानी ऑल टुगेदर अगर हम समझे थोड़ी देर के लिए, तो बाइल का भी अगर हमको याद पड़े कि हमने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था डाइजेशन फैट की, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि बाइल क्या करता है, डिटर्जेंट इफेक्ट देता है, ताकि उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएं और फिर उनको जो है वो इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। तो अब यहाँ पे यही होता है कि इसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, और उस सेपरेट आउट होने के नतीजे में अगर मल्टीपल पोर्शंस में, सेल मेम्ब्रेन के मल्टीपल पोर्शंस में इस तरह हो गया है, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा आपका, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड क्या निकलेगा भाई। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट की जो चीजें हैं जो कि सेल के अंदर जरूरत नहीं है, वो सेल में एंटर हो जाएंगी, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द सेल। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है, अब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो सेल है बॉडी, ह्यूमन बॉडी की भी हम बात कर लें, प्रोटीन सिंथेसिस का एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। ठीक है जी। अब उस मैकेनिज्म को फॉलो करना होता है, उसमें क्या आ जाता है आपके पास, राइबोसोमल आरएनए आ जाता है, ट्रांसफर आरएनए आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, अल्लाह भला करे आपका, ट्रांसफर आरएनए आ जाता है, और राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, फिर बहुत सारे एनर्जी कंपाउंड्स और एंजाइम्स, स्टार्टर कंपोनेंट, मेंटेन चेन इलोंगेशन कंपोनेंट, एंड क्या कहते हैं, एंडिंग सीक्वेंस। ये तमाम चीजें आती हैं बायोकेमिस्ट्री में। होपफुली आपने पढ़ा होगा, पढ़ा या नहीं पढ़ा ये सब? Yes, ma'am. ये हम पढ़ के आ चुके हैं पहले. ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ के आए हैं तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी, एक दो तीन वीडियोस है मेरे पास फिजियोलॉजी की, जिसमें मैंने जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से डिस्कशन किया है। वो वीडियोस देख लेना आप, ठीक है, साथ में वीडियोस भी डाली है उसके अंदर, तो वो देख लोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज जो है वो, अगर हम नीचे जाएं, इसकी हमने फिगर भी बनाई हुई है गालिबन, ये देखिए। आपको मालूम है एक प्रोसेस होता है जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि डीएनए से डीएनए का बनना। फिर उसके बाद डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी डीएनए का जो सीक्वेंस है वो डीकोड होता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब अभी मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बोला कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मैसेंजर आरएनए की जरूरत होती है। ठीक है जी। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करता है, क्योंकि उसने डिकोड किया है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और उसको लेके सेल मेम्ब्रेन में आता है, और सेल मेम्ब्रेन में आने के बाद पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, और उसके नतीजे में जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज से ट्रांसलेट हो जाती है इनटू क्या कहना चाहिए आपका, कौन सी लैंग्वेज, प्रोटीन की लैंग्वेज, प्रोटीन की लैंग्वेज, अमाइनो एसिड्स की लैंग्वेज में। तो इसमें ये होता है कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपकी जो अमाइनो एसिड की लैंग्वेज, और इससे ट्रांसलेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए इनटू प्रोटीन सीक्वेंस। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट द प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म इज। अब यहाँ पे दो पोर्शंस हैं, अगर आप देखें राइबोसोमल आरएनए के, एक इसका जो है वो 70s सब यूनिट कहलाता है, और दूसरा जो है वो 20s सब यूनिट कहलाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़े से जो सब यूनिट, हाँ 30s, सॉरी, दो जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनकी जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं वो 50s और 30s सब यूनिट के होते हैं, और जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं उनके 60s और 40s सब यूनिट्स होते हैं। इसलिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे सेल के अंदर हम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं तो राइबोसोम्स कौन से सब यूनिट्स के होंगे, 60s और 40s सब यूनिट के। लेकिन अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स की बात करते हैं तो वहां पे जो राइबोसोमल यूनिट्स है वो क्या है, 50s और 30s सब यूनिट्स है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो दो मेजर कंपोनेंट हैं राइबोसोम के, दोनों के अलग अलग रोल्स हैं। ठीक है जी। रोल्स क्या हैं कि आपका जो ये राइबोसोम होता है, यहाँ पे अगर आप देखें इसका ये पोर्शन है, ये इसका 50s सब यूनिट है। अगर आप लोगों को मेरा वो कर्सर दिखाई दे रहा हो तो ये 50s सब यूनिट है, और ये जो है वो 30s सब यूनिट है। 30s सब यूनिट का काम क्या होता है, राइबोसोम्स के साथ मैसेंजर आरएनए को इनकॉर्पोरेट करना,
और स्टार्ट सीक्वेंस के लिए प्रिपेयर करना मैसेंजर आरएनए को। उसके बाद ये होता है कि आपका जो 50th सब यूनिट है वो ऊपर से आके लगता है, उसके अंदर पोर्शंस बने हुए होते हैं जहां पे ट्रांसफर आरएनए आता है, और हर ट्रांसफर आरएनए के पास अपना अमाइनो एसिड होता है, कोडिंग डिकोडिंग हो रही होती है, और उसके नतीजे में आपको याद होगा कि आपने ट्रिपलेट कोड पढ़ा होगा जिसको हम जेनेटिक कोड भी कहते हैं। तो वो जेनेटिक कोड क्या होता है कि ट्रिपलेट सीक्वेंस होता है, कोड होता है जो क्या कर रहा होता है कि इस कोड के थ्रू आपके डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सीक्वेंस पिक होते हैं, और उसके नतीजे में फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है प्रोटीन सिंथेसिस का। वीडियो आप लोग देख लेंगे आपको बहुत बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमारा जो काम है, यानी जो आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं जो काम कर रही होती हैं, वो किस तरह से कर रही होती हैं कि ईदर दे आर preventing the 30th subunit to initiate the translation process, or basically they do not allow the 50th subunit to get attached to this translational unit so that translation can take place. ठीक है जी। तो दो तरह के मैकेनिज्म्स हैं। एक जनरल मैकेनिज्म आपको मालूम है, जो मेजर जो सब यूनिट है राइबोसोम का, उसके ऊपर क्या काम हो रहा है वो आपको पहले से मालूम है। तो कहानी सिर्फ ये रह जाती है कि आपकी जो एंटीबायोटिक है वो कौन से सब यूनिट को काम करने से रोक रही है। अगर 50th सब यूनिट को रोक रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, सब कुछ तैयार है, लेकिन जो 50th सब यूनिट की जो बाइंडिंग साइट है जहां पे ट्रांसफर आरएनए आके लगना है, वो ट्रांसफर आरएनए को बाइंड नहीं करने दे रही। कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपका जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस सीक्वेंस तैयार भी है तो क्या होगा कि उसके ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकेगी। ठीक है। तो 30th सब यूनिट के ऊपर जो ड्रग बाइंड करती है वो सिरे से आपके जो मैसेंजर आरएनए और जो आपका जो 30th सब यूनिट है राइबोसोम का, उसको आपस में इनकॉर्पोरेट ही नहीं होने देती, यानी इट डजंट अलाउ द ट्रांसलेशन असेंबली टू असेंबल। कहानी खत्म, इससे आगे की कहानी ही नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? आगे चले? अच्छा, ये टाइम खत्म हो रहा है क्लास का। अभी आपकी और कोई क्लास है क्या? नो मैम। नो मैम। तो क्या कंटिन्यू कर सकते हैं हम? यस मैम, कर लें। यस मैम। ये वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं, सही है? 10 से 15 Okay. मिनट और लगेंगे। ठीक है, तो बस इसको फिर मैं क्लास को एंड कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि रिकॉर्डिंग वगैरह रिकॉर्डिंग जो हुई है वो कन्वर्ट हो सके। मैं आपको दोबारा से सीक्वेंस सीक्वेंस करिए, इनविटेशन भेज रही हूँ। ठीक है, तो लॉग इन कर लीजिएगा उसके साथ। यस मैम।